दोस्तों आदाब। मैं हूं सदर आलम गौहर और आप देख रहे हैं सदर आलम यूट्यूब चैनल। आज मैं एक कहानी लेकर आया हूं। ये मैथिली ज़बान की कहानी है जिसका मैंने उर्दू ज़बान में तर्जुमा किया है। इस कहानी का उन्वान है महीने के आखिरी अय्याम। महीने के आखिरी अय्याम। ये कहानी उन नौकरी पेशा लोगों की है जो महीने भर तनख्वाह मिलने की उम्मीद में काट देते हैं और तनख्वाह मिलते ही पैसे कैसे खर्च हो जाते हैं इसका पता ही नहीं चलता और महीने के आखिरी दिनों में हाथ बिल्कुल खाली हो जाता है। महीने के उन आखिरी अय्याम में, उन आखिरी दिनों में नौकरी पेशा लोगों की क्या हालत होती है, इस बात को इस कहानी में बड़ी अच्छी तरह दिखाया गया है। इस कहानी के किरदार हमारे पास पड़ोस से लिए गए हैं। सारे किरदार जिंदा व जावेद लगते हैं। कुछ लोग अपनी शेखी बघारने का कोई भी मौका अपने हाथ से नहीं जाने देते। इस तरह के किरदार हमारे समाज में, हमारे आसपास बहुत से हैं। अपने आप को बड़ा न होते हुए भी बड़ा दिखाना, हमेशा अपनी सुपरमेसी दिखाते रहना उनकी आदत में शुमार होता है और सुपरमेसी दिखाने के लिए बात बात में अंग्रेज़ी अल्फाज का भरपूर इस्तेमाल करते हैं। ऐसे किरदार को इस कहानी में सदानंद की शक्ल में देख सकते हैं। तो आइए हम कहानी सुनते हैं महीने के आखिरी अय्याम। ये कहानी राम कृष्ण झा किसुन की है। तो आइए सुनते हैं कहानी महीने के आखिरी अय्याम। चारपाई पर लेटे लेटे महेंद्र अपने माजी, मुस्तकबिल और जो नहीं आया है उसके बारे में सोचने में मशगूल था। चारपाई भैंस के पेट की तरह लटक गई थी, लेकिन एक काहिल की तरह सोचकर भी चारपाई की रस्सी को दुरुस्त नहीं कर सकता था। छोटा सा कमरा खपड़ा से छारा हुआ, बरसात में खपड़े के उलट पलट जाने की वजह से खपड़े के किनारे से धूप के छोटे बड़े टुकड़े जहाँ तहाँ से झांक रहे थे। चीन के ज़रिए हिंदुस्तान के सरहद को कब्ज़ा करने वाले वाक़ये की तरह इस वाक़ये में इजाफ़ा ही हो रहा था। फिर भी महेंद्र सरकार की तरह अंदर ही अंदर सोच रहा था, लेकिन कुछ कर नहीं रहा था। सामने में नोटिफाइड एरिया हो जाने के बाद से और भी ज़्यादा ख़राब हो गया था और दोज़ख के पुलसरात की तरह शहर का नाला था जिसमें मोहल्ले भर की औरतें और नौकर चाकर सड़ी गली चीज़ें और बोलो बराज फेंक रहे थे। जाहिल गंवार सबका मोहल्ला। कितनी मुश्किल से महेंद्र को ये नौकरी मिली थी और उससे भी ज़्यादा दौड़ धूप करने के बाद कितने लोगों की खुशामद दरामद के बाद ये कमरा भाड़े पर मिला था। ऑफिस से आने के बाद महेंद्र खुद में वो क़ुव्वत नहीं पाता था जिससे कमरे को दुरुस्त और अपने स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को मेंटेन कर सके। हफ्तावार अखबार की इदारत, मज़ामीन, कहानियाँ, नज़में, मुख्तलिफ़ कालमों के मवाद को फ़राहम करना और उससे भी ज़्यादा तख्लीक़ात को दुरुस्त करते करते ख़ास तौर से असर नौ तख्लीक़ करना, ये ऐसा काम था जिसका इख्तिताम द्रौपदी की साड़ी की तरह कभी ख़त्म न होता था। उस पर तुर्रा ये कि कई लोगों की दरबारी इज़्ज़त खूब थी, मगर सब पूरी तरह उधार। नकद खाते में कुछ नहीं, 2 में से 2 गया, हाथ में बचा सिफर। यही न 2 में 3 गया, कर्ज रहा 1। महेंद्र की ज़िंदगी की रियाजी यही थी। आज छुट्टी का दिन था, सो चुपचाप चारपाई पर पड़ा था। सोच रहा था मेरे बाद जिन्होंने कलम पकड़ा उसके कितने मजमूए शाये हो गए, मगर मुदीर होने के बाद से मैं कुछ तख्लीक न कर सका, कुछ लिख ना सका। दूसरों के लिए लिखने से ही फुर्सत नहीं है, अपना क्या लिखूं। दूसरों को ही सजाने से फुर्सत नहीं, खुद को क्या सजाऊं। सोच ही रहा था कि किसी ने दरवाज़ा खटखटाया। 1-2 दफ़ा तो कसमसा कर रह गया, मगर तंग आने के बाद उठकर दरवाज़ा खोल दिया। पहली चीज़ जो दाखिल हुई वो थी हमेशा बहने वाली नाली की बदबू। उसके बाद श्री यादव जी ज़ाहिर हुए। क्या महान भाई, यही डेरा है?
नमस्कार नमस्कार। यादव जी ये कहकर उस चारपाई पर बैठ गए। चारपाई के अलावा एक कुर्सी भी वहाँ ज़रूर थी, मगर उस पर कुछ असरी अखबार व रसायल, धोबी के दिए गए कुछ कपड़े, दफ्तर से लाए गए अपने ज़ाती डाक के 3-4 दिन के खतूत वगैरह जैसे तैसे करके रखे गए थे। आइए आइए। ओह, बहुत दिन पर मुलाकात हुई। महान भाई यानी महेंद्र इस्तकबाल करते हुए बोले। दुआ सलाम के बाद यादव बोला, महान भाई तुम कैसे यहाँ रहते हो? क्या तुमको अपने लिए कोई दूसरी जगह नहीं मिली? मिलती तो मैं यहीं रहता। एक तो ऐसा मकान, और उस पर किराया सुनोगे तो चौंक जाओगे। उस पर हर वक्त एडवांस किराया चाहिए, लेकिन आजकल शहर में मकान मिल जाना जन्नत में सीढ़ी लगाने से मुश्किल काम है। क्या करूं? महेंद्र बोला। वो जानता था कि यादव एक स्कूल मास्टर है। मुझसे अच्छी हालत उसकी बिल्कुल नहीं होगी। साइंस टीचर रहता तो ट्यूशन भी कर लेता। ये तो खालिस अदब का टीचर है। बहुत ज़्यादा तो इम्तहान के दिनों में 1-2 महीने कोई भूला भटका ट्यूशन करता होगा, लेकिन दूसरों को नसीहत करके अपनी काबिलियत बघाड़ने की उसकी हमेशा की आदत रही है। पढ़ने के दिनों में ये सदानंद यादव महेंद्र का रूम पार्टनर था। तब से ही ये इनको जानता है। महेंद्र से तो आसानी से, मगर जिससे भी उसकी जान पहचान थी उससे आज न कल कुछ ले ही लेता था। जिसका उधार लिया कभी वापस नहीं किया। वही यादव आज उसकी हालत का तज्जिया व तनकीद कर रहा था। बात तो सही थी, मगर महेंद्र को यह अच्छा नहीं लग रहा था। मैं तुम्हारी बात नहीं मान सकता हूँ। जहाँ अपने लायक सोसाइटी नहीं हो, जहाँ रहने सहने का एक अच्छा इंतज़ाम न हो, वहाँ रहना बिल्कुल ठीक नहीं। उस पर शहर भर के आउटलेट की ये बदबू। मैं अगर ऐसी जगह रहता तो आज तक पागल खाने में या किसी सेनिटोरियम में जाना पड़ता। देख रहा हूँ कि आप अभी तक बिजली न लेकर लालटेन की रोशनी से काम चला रहे हैं। इसका धुआं बहुत ख़तरनाक होता है। जानते हैं, इसके धुएं से फैला कार्बन पार्टिकल्स सांस के ज़रिए जब फेफड़ों के अंदरूनी हिस्से पर डिपॉजिट हो जाते हैं और मुसलसल बीमारियों के जरासीम जिस्म में जब फुल स्टेज में आ जाते हैं, तब लाइफ का कोई होप नहीं रह जाता है। महेंद्र अपने ख्याल से झूठी तायद में सर हिलाने का काम बादिले नाखास्ता कर रहा था। उसे मालूम था कि यादव को जब दौरा पड़ता है तो अंग्रेज़ी अल्फाजों की बाढ़ आ जाती है। बस मैं आपको ज़्यादा बोर नहीं करना चाहता हूँ। यादव कहने लगा, एक्सक्यूज़ मी, मैं एक बहुत ही पर्सनल काम से आपके यहाँ ... बात दरअसल ये है कि ये मंथ का लास्ट वीक है। काइंडली 10-15 रुपये की कोई मैनेजमेंट ... एक काबिल रहम हालत में ज़बरदस्ती की हंसी हंसकर यादव खामोश हो गया। महेंद्र को अच्छी तरह मालूम था कि मंथ का लास्ट वीक सिर्फ यादव के लिए ही नहीं, हर एक मुतवसत दर्जे के नौकरी करने वालों के लिए भी है। उसे यह भी अच्छी तरह याद था कि गांव से चिट्ठी के ज़रिए घर मरम्मत करने के लिए, बाबूजी की 11वीं पूजा करने के लिए, मुन्ने के लिए पैंट और हाफ शर्ट सिलाने के लिए और बीवी के लिए अशोकारिष्ट खरीदने के लिए तकाजा आ चुका है। होटल वाले पाठक जी के बेटे का मुंडन है, इसलिए 1 महीना कबल का पैसा चाहिए। मकान वाली बुढ़िया गुदड़ी बाज़ार पर पीपल के दरख्त के नीचे महादेव का मंदिर बनवा रही थी और उसे अल्टीमेटम दे चुकी थी, मगर यादव की उदासी ने महेंद्र को परेशान कर दिया। बात यह थी कि कल वो अपने सूटकेस झाड़ कर ढूंढ चुका है, किताबों को उलट पलट कर देख चुका है, जिसमें कभी कभी रुपए रख देता था, मगर रुपए तो दूर एक चवन्नी तक नहीं मिली थी। घर से रवाना हुआ था कि किसी अपने आदमी से कुछ रुपए कर्ज ले आए। सड़क पर आते ही एक काला सा लड़का बहुत ही काबिल रहम मांगने बैठा था। बाबू, 1 आना पैसा दे दीजिए, बहुत भूख लगी है बाबू। हकीकत में उसे बहुत भूख लगी थी, क्योंकि उसके चेहरे पर पेशेवर भिखारी की तरह आसार नहीं थे।
हकीकत में बहुत मायूसी फैली हुई थी उसके चेहरे पर। महेंद्र को लगा कि इसे कुछ देना चाहिए, मगर पास में सिर्फ 2 आने थे और तनख्वाह मिलने में अभी 4 दिन बाकी थे। आगे बढ़ते हुए उसने डांट दिया था कि कितना अच्छा बदन है, कहीं नौकरी क्यों नहीं कर लेते, भागो यहाँ से। डर से कांपते हुए लड़का हट गया था और महेंद्र दिल ही दिल में हंसने लगा था कि नौकरी मिलना तो भीख मिलने से भी मुश्किल है। आगे बढ़ने पर एक ज़रूरतमंद रिक्शा वाला नज़दीक आकर पूछने लगा था कि कहाँ जाना है। टोक देने से काम बिगड़ गया था इसलिए नहीं, बल्कि रिक्शे वाले को पैसा कहाँ से दूंगा इसलिए चुपचाप वो पीछा छुड़ाकर तेज़ी से चलने लगा था। इसी तरह बड़बड़ाते हुए रमेश बाबू के डेरा पर गया था। रमेश बाबू नाश्ता कर रहे थे। उनकी बीवी महेंद्र को देखकर इस तरह जल भुन गई जैसे ये कोई बिन बुलाया मेहमान पहुंच गया है। इखलाकन रमेश बाबू ने इसरार भी किया, मगर उनकी बीवी की चेहरे की कैफियत देखकर वो झूठ बोले कि जी हम नाश्ता करके ही आ रहे हैं, और जेब को टटोल कर अपने 12 नए पैसे हैं इस तसल्ली को दोहरा चुके थे। रमेश बाबू ने कहा बैठिए बैठिए, कोई बात नहीं, दरअसल ये महीने का इख्तिताम है ना, इसलिए ज़्यादा इसरार भी नहीं करूँगा, ज़्यादा ज़िद भी नहीं करूँगा। हंसकर रमेश बाबू ने इस जुमले के ज़रिए महेंद्र की पूरी हिम्मत को उसी वक्त तोड़ दिया था। थोड़ी देर वो इधर उधर की बिला वजह और बेमतलब की बात करके चल दिए थे। बाहर आए ही थे वहाँ से कि वर्मा मिल गए थे। अरे महेंद्र हैं क्या? वाह वाह, खूब मिल गए, चलिए ज़रा चाय पी लें, अच्छे हैं ना? हाँ, बाजार ही भाव समझिए, महेंद्र बुझे हुए मन से बोले थे। फौरन वर्मा नज़दीक आकर महेंद्र का हाथ बड़े जोश से पकड़ लिए थे। कोई बात नहीं, इस तरह घबरा क्यों रहे हैं, मैं ही दूंगा चाय के पैसे, अब बेफिक्र रहिए। कहकहा लगाते हुए वर्मा महेंद्र को केबिन में ले गए थे। चाय पीने के दरमियान वो बोले, भाई एक बहुत मुसीबत आन पड़ी है, कुछ समझ में नहीं आता है, भले ही आप मिल गए, मुझे 25 रुपये उधार दीजिए, तनख्वाह मिलते ही दे दूंगा, महीने का आखिरी हफ्ता है इसलिए एकदम खाली हूँ। महेंद्र को याद आया किसी सिनेमा का मंजर जिसमें एक आदमी अपने दूसरे दोस्त के ज़रिए पैसे मांगने पर चुपचाप अपने कोट के दोनों जेब और पैंट के दोनों जेबों को उल्टा कर दिखा देता है। महेंद्र वर्मा की अपनेपन से भरी इस बात को सुनते ही चौंक उठा, जैसे ये बात न हो चिंगारी हो और वो अनजाने में अचानक जल गया हो। वर्मा शायद ये समझ गए थे, बोले कोई बात नहीं, आज है 30 तारीख मतलब महीने का आखिरी दिन, कल है इतवार मतलब संक्रांति, परसों है 2 तारीख फातिहा द्वाज दहम की छुट्टी यानी महीने की इब्तिदा, इसलिए काम बनेगा महीने के आखिरी दिन संक्रांति और महीने के पहले दिन के बाद 3 तारीख को, या कि नहीं? बोलकर वर्मा खूब ज़ोर से हंसने लगे थे। मगर ये सदानंद यादव जो अभी अंग्रेज़ी मिली हुई ज़बान में नसीहत देने के साथ साथ उधार लेने की इल्तिजा भी कर रहा था, उसे महेंद्र क्या जवाब देगा? यादव से भी ज़्यादा काबिल रहम और गरीबी की हालत में जी रहा महेंद्र उसकी बात सुनकर खाली निगाहों से अपने कमरे, खस्ता हालत खाट, पॉलिश उड़े सूटकेस, दरार आए हुए शीशे के गिलास, सियाह हुए लालटेन और उससे भी ज़्यादा धुआंज़दा यादव के चेहरे की तरफ चुपचाप देखने लगा। कहानी का इख्तिताम। कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपने ख्यालात का इजहार कीजिए और लाइक कमेंट शेयर कीजिए ताकि मेरी हौसला अफजाई हो। शुक्रिया। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं किसी अच्छी कहानी के साथ।